कृषि व्यवस्था गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था भूमि पर आधारित थी। अंततः कृषि ही आर्थिक व्यवस्था की आधार भूमि थी। भूमि के बढ़ते दबाव के कारण भूमि संबंधी विस्तृत व्यवस्था स्थापित की गई। भूमि अनुदान के माध्यम से अभी तक अछूते क्षेत्रों में भी कृषि का प्रसार हुआ, क्योंकि दान ग्रहीता ने शूद्र किसानों की सहायता से गैर आबाद भूमि को आबाद किया। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर भूमि का वर्गीकरण किया गया। गुप्तकाल गुप्तकाल के प्रसिद्ध ग्रंथ अमरकोश में 12 प्रकार की भूमियों का उल्लेख मिलता है। इस काल में कृषि से संबंधित करों की संख्या में भी वृद्धि हुई। बढ़ोतरी कृषि व्यवस्था के महत्व को दर्शाता है। अब जमीन का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया जाता था तथा इनकी नाप करवाकर इसकी सीमा रेखा निश्चित की जाती थी। कृषि के क्षेत्र में इस काल में नवीन तकनीकी की चर्चा अमरकोश तथा बृहत संहिता जैसे ग्रंथों में मिलती है। बृहत संहिता में हमें कलम बांधने की तकनीकी की भी सूचना प्राप्त होती है। सिंचाई के लिए कृषक वर्षा पर निर्भर होते थे, तथापि राज्य द्वारा कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी। जैसे स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है कि उसने मौर्य सम्राट द्वारा निर्मित सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। इसके अतिरिक्त सिंचाई के नवीन अभिलेखों के रूप में संभवतः अरघट का विकास हो गया था, क्योंकि बाणभट्ट का घटी यंत्र की सूचना देता है। अब विभिन्न प्रकार के अनाजों का उत्पादन होता था। बृहत संहिता में वर्षा में होने वाले 3 फसलों का उल्लेख है। किसान अनाज के अतिरिक्त दलहन, तिलहन, फल, सब्जी, कपास, नील तथा मसाले उपजाते थे। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी होता था। वनों की भी सुरक्षा की जाती थी, क्योंकि यहाँ से पशुचर्म, कस्तूरी, हाथी दांत, जड़ी बूटी, औषधियों आदि प्राप्त होती थी। गुप्त शासकों के विजय अभियानों को देखते हुए कहा जा सकता है कृषि निश्चित रूप में उन्नत अवस्था में थी। इस प्रकार गुप्त काल में एक तरफ जहाँ कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ नए प्रकार के भूमि संबंध भी विकसित होने लग गए थे। इसकी चर्चा पहले भी की जा चुकी है। वास्तव भूमि अनुदान के कारण राजा और सामान्य किसानों के मध्यस्थों की एक श्रृंखला कायम होने लगी थी। उदाहरण के तौर पर याज्ञवल्क्य कृषकों के कई स्तरों का विवरण देता है। इसके परिणाम स्वरूप कृषकों का शोषण हुआ तथा वेगार वृष्टि पद्धति को प्रोत्साहन मिला। वेगार पद्धति का पहला पुरातात्विक साक्ष्य रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। अंततः किसानों ने अपनी स्वतंत्र स्थिति खो दी और उनकी स्थिति अर्धदासों जैसी हो गई। गुप्तकाल के पूर्वार्ध में शिल्प विकास की बेहतर स्थिति थी। आंतरिक तथा बाह्य दोनों व्यापार में शिल्प उत्पादन का बड़ा अंशदान था। इस काल में बहुत शिल्प रोजना मचे डे टू डे के व्यवहार में आने वाली वस्तुओं से संबंधित है। उदाहरण के लिए टोकरियाँ बनाना, फर्नीचर का निर्माण, मृण मूर्तियाँ बनाना तथा पत्थर एवं धातु कर्म। इस काल में सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र तथा ऊनी वस्त्र के निर्माण में विशेष प्रोत्साहन मिला। अजंता के गुफाओं में बने चित्रों में बेहतर किस्म के वस्त्र प्रयोग का साक्ष्य मिलता है। इस काल में दासपुरा, कामरूप, मथुरा तथा बनारस आदि शहर वस्त्र निर्माण के महत्वपूर्ण केंद्र थे। वस्त्र एवं आभूषण आंतरिक व्यापार के मुख्य मदें हुआ करती थी। इस काल में चमड़े का कार्य भी विकसित अवस्था में था। जेवरात तथा आभूषणों का निर्माण भी महत्वपूर्ण शिल्पों में शामिल था। इसी प्रकार धातुओं के विकास की दृष्टि से भी गुप्तकाल विशिष्ट है। दिल्ली स्थित मेहरौली लौह स्तंभ एवं गुप्तकालीन कलात्मक
कलात्मक सिक्के उन्नत गुप्तकालीन धातु कला को दर्शाते हैं। वात्स्यायन के कामसूत्र में भी धातु कला को 64 कलाओं में शामिल किया गया है। इस काल में शिल्पी और व्यापारी क्रमशः श्रेणी तथा निगम में संगठित थे, जिन्हें अपने व्यवसायों की देखरेख के अतिरिक्त ये श्रेणियाँ स्थानिक प्रशासन में भाग लेती थीं, अपना मुहर चलाती थी, बैंक का काम करती थी तथा दान पुण्य एवं जनहित का कार्य करती थी। उदाहरण के लिए मंदसौर अभिलेख में रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी द्वारा एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण तथा उसकी मरम्मत का उल्लेख है। इसी प्रकार स्कंदगुप्त के इंदौर ताम्रपत्र में इंद्रपुर के देव विष्णु ब्राह्मण द्वारा तौलियों की श्रेणी के पास सूर्य मंदिर में दीप की व्यवस्था के लिए धनराशि जमा करने का उल्लेख मिलता है। व्यापार एवं वाणिज्य गुप्तकाल में पूर्वार्ध में अतिरिक्त आंतरिक एवं बाह्य व्यापार उन्नत अवस्था में था। जैसा माना जाता है कि जब तीसरी सदी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों को धक्का लगा तो उत्तरी भारत के कुछ नगरों एवं दक्षिण भारत के अरिकामेडु, मुजिरिस तथा कावेरी पट्टनम जैसे पत्तनों का पतन हो गया। परंतु गुप्तकाल के पूर्वार्ध में उत्तरी भारत के व्यापारिक संबंध पश्चिम में विजेंटेनियन साम्राज्य से जुड़ गए तो नगरों का पतन की प्रक्रिया रुक गई। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुजरात पर कब्जा कर लिया, जो वाणिज्य व्यापार को और अधिक प्रोत्साहन मिला। कब्जा कर लिया तो वाणिज्य व्यापार को और भी प्रोत्साहन मिला। इस समय विदेश व्यापार में भारत के सहयोगी देश थे विजेंटियन साम्राज्य, चीन, ईरान, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देश। गुप्तकाल में भारत, चीन तथा एवं विजेंटियन साम्राज्य के मध्य रेशम व्यापार में मध्यस्थ की भूमिका निभाता था। पूर्वी अफ्रीका तट में भी भारत के व्यापारिक संबंध थे। इस काल में कॉस्मोस नामक एक विदेशी यात्री भारत के विकसित वाणिज्य व्यापार की ओर संकेत करता है। गुप्तकाल में निर्यात के प्रमुख मद थे रेशम, मसाले, विभिन्न प्रकार के वस्त्र, कीमती द्रव्य। आयात की प्रमुख मदें शामिल थे घोड़े। मुद्रा अर्थव्यवस्था तथा नगरीकरण, उन्नत शिल्प उत्पादन एवं विकसित वाणिज्य व्यापार के कारण गुप्तकाल के पूर्वार्ध में मुद्रा अर्थव्यवस्था एवं नगरीकरण की बेहतर स्थिति बनी रही। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक संख्या में सोने के सिक्के जारी किए हैं, यद्यपि चांदी एवं तांबे के सिक्कों की कमी बनी रही। यह तथ्य कहीं न कहीं गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था के इस कमजोरी को दर्शाता है। गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत सामान्य लोगों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। इस समय उत्तर भारत में अनेक नगरों की स्थिति सुदृढ़ रही। उदाहरण के लिए फाहियान मध्य देश की आर्थिक समृद्धि का जिक्र करता है। गुप्तकाल के उत्तरार्ध तक आते आते वाणिज्य व्यापार की समृद्धि का क्रम बरकरार नहीं रह सका तथा क्रमशः बाह्य व्यापार का पतन होने लगा एवं आंतरिक व्यापार का सामंतीकरण हुआ। इसके परिणाम स्वरूप मुद्रा अर्थव्यवस्था तथा नगरीकरण को धक्का लगा। इसके लिए निम्नांकित कारण उत्तरदायी हो सकते हैं। लगभग 351 ईस्वी में विजेंटियन साम्राज्य के लोग चीन से रेशम बनाने की कला सीख ली। पूर्वी विश्व से पश्चिमी देशों के रेशम की मांग में कमी आई तथा रेशम व्यापार में भारत की मध्यस्थ की भूमिका समाप्त हो गई। व्यापार संतुलन के भंग होने से गुप्तकाल के उत्तरार्ध में शिल्प उत्पादन, मुद्रा अर्थव्यवस्था एवं नगरीकरण को धक्का लगा। इस संबंध में साक्ष्यों से सूचना मिलती है कि 473 ईस्वी में गुजरात के लाट क्षेत्र से रेशम उत्पादकों का एक समूह मालवा में मंदसौर आ गया था। उसने नए पेशे को अपना लिया। यद्यपि इसी काल में दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ भारत के व्यापार को बढ़ाया, परंतु इसका लाभ केवल तटीय क्षेत्रों को मिला। अंततः कुछ महत्वपूर्ण नगरों की समृद्धि में कमी का जिक्र मिलता है, जैसे फाहियान, जहाँ पाटलिपुत्र की समृद्धि की चर्चा करता है। वहीं हेनसांग इसका वर्णन पाटलीग्राम के रूप में करता है। अनेक विद्वानों द्वारा इस विचार को
कई रूपों में चुनौती दी गई। उनका मानना है कि ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में साहित्यिक साक्ष्य को नज़रअंदाज कर पुरातात्विक साक्ष्यों पर अत्यधिक बल देना एक प्रकार का पुरातात्विक अतिवाद है। उनके विचार में इसे काल में भी नगरीय केंद्रों का आवश्यक रूप में पतन नहीं हुआ। कुछ क्षेत्रों में अगर कुछ नगरीय केंद्रों को पाया हुआ तो कुछ नए नगर भी अस्तित्व में आए। वात्सायन के कामसूत्र में भी एक समृद्ध नगरीय जीवन की चर्चा मिलती है। इसी प्रकार उनके विचार में मुद्रा अर्थव्यवस्था भी पूर्व की तरफ चलती रही। अगर कुछ सिक्के लुप्त हो गए तो इसकी जगह कुछ नए सिक्के अस्तित्व में आ गए। कुछ हद तक नगरों का पतन हुआ तो उनके लिए व्यापार वाणिज्य के पतन को ही उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है। पर्यावरणीय कारक को भी पतन के लिए उत्तरदायी माना जाना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से कृषि उत्पादन को धक्का लगा। यद्यपि क्षैतिज खुदाई के अभाव में पतन की पूरी प्रक्रिया के विषय में अंतिम रूप से कुछ कहना मुश्किल है, परंतु यह कहा जा सकता है कि यह काल गंगा घाटी में नगरों के पतन रहा तथा इसके एक से अधिक कारक उत्तरदायी रहे होंगे। इस तरह हम देखते हैं गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था एक तीव्र विरोधाभास को दर्शाती है। एक तरफ जहाँ यह द्वितीय नगरीकरण के चरम उत्कर्ष से संबंध है, वहीं दूसरी तरफ यह द्वितीय नगरीकरण के अवसान के संकेत के रूप में दिखती है। गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था एक जटिल संरचना पर आधारित है। गुप्तकालीन सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों की व्यवस्था तत्कालिक आर्थिक परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में की जानी चाहिए। सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन करने पर गुप्तकालीन समाज की निम्नलिखित विशेषताएं नजर आती हैं। विभिन्न पेशेवर समूह का जाति के रूप में ढलना, ब्राह्मणवादी पुनरुत्थान के साथ उच्च वर्गों के विशेषाधिकारों पर बल, वैश्यों की सामाजिक दशा में तुलनात्मक गिरावट एवं शूद्रों की सामाजिक दशा में तुलनात्मक सुधार। फिर स्त्रियों की स्थिति में एक प्रकार की द्वैतपरकता देखी जा सकती है, क्योंकि एक ओर इन्हें संपत्ति के अधिकार दिए गए तथा समकालीन साहित्य में स्त्रियों की स्थिति का एक आदर्श चित्र खींचा गया। वहीं इस काल में कई सामाजिक कुरीतियों की भी शुरुआत हुई। इस काल में अछूतों की संख्या में भी विस्तार हुआ। गुप्तकालीन समाज में वर्ण व्यवस्था पूर्ण रूपेण प्रतिष्ठित थी। भारतीय समाज के परंपरागत 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अतिरिक्त कुछ अन्य जातियां भी अस्तित्व में आ चुकी थी। गुप्तकाल में वर्ण व्यवस्था के शीर्ष पर ब्राह्मण स्थापित थे। ब्राह्मणों के मुख्य कर्तव्य थे अध्ययन करना, अध्यापन करना, दान देना तथा दान लेना। इस मुख्य कार्य के अतिरिक्त भी ब्राह्मणों द्वारा अन्य व्यवसायों को अपनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। जैसे मृच्छकटिकम नामक गुप्तकालीन ग्रंथ में नायक चारुदत्त नामक ब्राह्मण को सार्थवाय कहा गया है तथा यह भी उल्लेख है कि उनकी 3 पीढ़ियां व्यापार तथा वाणिज्य से संबंध रही थी। बौद्ध ग्रंथों में ब्राह्मणों द्वारा वाणिज्य व्यापार को अपनाए जाने की पुष्टि होती है। ब्राह्मणों द्वारा विभिन्न राजवंशों वाकाटक कदंब की स्थापना के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। वनस्पति स्मृति में भी ब्राह्मणों को संकट काल में निर्धारित व्यवसाय को छोड़कर दूसरे व्यवसाय को अपनाने तथा दासों तथा शूद्रों का अन्न ग्रहण करने की अनुमति दी है। स्मृति ग्रंथों में ऐसे कर्म को अपधर्म कहा गया है। समाज में दूसरे स्थान पर क्षत्रिय वर्ण स्थित था। स्मृति ग्रंथों में इसकी स्थिति ब्राह्मण से नीची मानी गई है। मनु कहते हैं कि 10 वर्ष का ब्राह्मण 100 वर्ष के क्षत्रिय से श्रेष्ठ है। यद्यपि उसका भी मुख्य कार्य क्षेत्र की रक्षा, सैनिक सेवक से संबंध था, तथापि इस काल में इस वर्ण के द्वारा भी असमान परिस्थितियों वैश्यों के कार्य अपनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। स्कंदगुप्त के समय के एक अभिलेख से
ज्ञात होता है कि क्षत्रिय वैश्य का कार्य करते थे। इसी प्रकार यद्यपि वैश्य वर्ण का मुख्य कार्य कृषि एवं व्यवसाय था, तथापि वे क्षत्रिय का कार्य अपनाते रहे थे। स्वयं गुप्त शासक को भी वैश्य वर्ण से ही संबंध माना जाता है। इस काल में वैश्यों की सामाजिक स्थिति में गिरावट आई। संभवतः वाणिज्य व्यापार के पतन तथा वैश्यों के अध्ययन एवं यज्ञ से विरत होने के कारण उनकी स्थिति में गिरावट आई। समाज में वर्ण पदानुक्रम में शूद्रों का चौथा स्थान था। इस काल में शूद्रों की सामाजिक स्थिति में कुछ सुधार दिखता है। मनु ने जहाँ शूद्रों का दायित्व महज सेवा तथा शिल्प निर्धारण किया है, वहीं याज्ञवल्क्य ने इसे व्यापार, शिल्प, कृषि कर्म करने की भी अनुमति दी है। इसके साथ ही इसे ओंकार के स्थान पर नमः शब्द का प्रयोग कर पंच महायज्ञ करने की अनुमति भी दी गई है। इस काल में अनेक शूद्रों तथा सैनिक कार्य करने का भी विवरण मिलता है। इस काल में भूमि अनुदान की पद्धति के विस्तार के साथ कुछ नई जातियों की भी अस्तित्व में आई हैं, यथा कायस्थ, महत्तर। कायस्थ का उद्भव लिपिक वर्ग के रूप में हुआ। सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य स्मृति में इसका उल्लेख मिलता है। महत्तर गांव का मुखिया था तथा भूमि हस्तांतरण की उनकी भूमिका थी। महत्तर सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य स्मृति में इस काल में अनेक शूद्रों द्वारा सैनिक कार्य करने का भी विवरण मिलता है। इस काल में भूमि अनुदान की पद्धति विस्तार के साथ कुछ नई जातियों के अस्तित्व में आई, यथा कायस्थ, महत्तर। कायस्थ का उद्भव लिपिक वर्ग के रूप में हुआ। सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य स्मृति में उनका उल्लेख मिलता है। महत्तर गांव का मुखिया था। महत्तर गांव का मुखिया तथा भूमि हस्तांतरण में उनकी भूमिका थी। आगे यह पृथक जाति के रूप में विकसित हो गई। इसके अलावा कृषक, पशुपालक, धातुकार, तैलकार, जुलाहे, माली आदि भी समाज में विशिष्ट जातियों के रूप में संगठित हो गए थे। इस काल में अनेक मिश्रित जातियां, संकर जातियों का अस्तित्व भी दिखता है। स्मृतियों में इन्हें मूर्धावसिक्त, अम्बष्ट, पराशव, अनुकरण आदि अग्रुकरण आदि मिश्रित जातियों के रूप में उल्लेख किया गया। समाज में अस्पृश्यता की भावना बलवती थी। वर्णसंकर जाति तथा प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को अछूत माना जाता था। विदेशी यात्री फाहियान का विवरण इस संदर्भ में उल्लेखनीय। उसके अनुसार समाज में अछूत का स्पर्श वर्जित था। वे गांवों और नगरों के बाहर निवास करते थे। उनका मुख्य काम आखेट तथा मांस की बिक्री थी। गांवों तथा नगरों में प्रवेश करते समय उनको लकड़ी पीटते हुए चलना पड़ता था ताकि सामान्य जनता मार्ग से हट जाए एवं उनके स्पर्श से बच जाए। इस काल में सभी वर्णों के लिए आवास, न्याय, दंड तथा उत्तराधिकार संबंधी विभिन्न नियम बनाए गए। जैसे बृहत संहिता के अनुसार ब्राह्मणों के घरों में 5, क्षत्रियों के घरों में 4, वैश्यों के घरों में 3, शूद्रों के घरों में मात्र 2 कमरे होने चाहिए। कमरों के आकार, रंगों के प्रयोग तथा सूद की दरों भी वर्ण प्रकार के अनुसार ही निर्धारित की गई थी। गुप्त काल के साहित्य एवं कला में स्त्रियों को प्रेमिका एवं पत्नी के रूप में आदर्श चित्र उपस्थित किए गए तथापि स्त्रियों की सामाजिक दशा में तुलनात्मक रूप से गिरावट ही परिलक्षित होती है। इसकी स्वतंत्रता समाप्त हो गई तथा जन्म से मृत्यु तक पुरुषों का संरक्षण स्वीकार करने को बाध्य किया गया। याज्ञवल्क्य एवं कात्यायन जैसे स्मृतिकारों ने स्त्रियों की संपत्ति के अधिकार को स्वीकार किया, किंतु यह सर्वस्वीकृत नहीं था, क्योंकि
अनेक स्मृतिकारों के द्वारा इस कदम का विरोध किया गया। गुप्त काल में बाल विवाह का प्रचलन प्रारंभ हो गया। इस काल में उत्तर भारत में देवदासी प्रथा के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए कालिदास के अनुसार उज्जैन में महाकाल मंदिर में अनेक देवदासियां रखी जाती थी। कालिदास के ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम में अवगुंठन शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात संभ्रांत घर की महिलाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने चेहरे को ढक कर रखें। इस प्रकार यद्यपि पर्दा प्रथा की शुरुआत आगे चलकर हुई, किंतु उसका बीजारोपण यहीं देखा जा सकता है। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक साक्ष्य इसी काल में प्राप्त होता है। 510 ईस्वी में एरन अभिलेख में सेनापति गोपराज की पत्नी का उसकी मृत्यु पर गोपराज की चिता के साथ सती होने का वर्णन है। 5वीं सदी तथा उसके पश्चात स्त्रियों के गोत्र भी पुरुषों के गोत्र के आधार पर बदलने लगे। महिलाओं के अनुष्ठानिक स्तर में भी गिरावट देखी गई, क्योंकि गुप्तकालीन ग्रंथों में शूद्रों के साथ स्त्रियों को भी संस्कृत के स्थान पर प्राकृत भाषा का प्रयोग करते दिखाया गया है। यद्यपि इस काल में उच्च वर्णों की महिलाओं को शिक्षा प्राप्त होती थी। ऐसी कुछ स्त्रियां राजनीति में भाग भी लेती थीं। कुछ स्त्रियों को विदुषी एवं कलाकार होने का उल्लेख मिलता है। मतली माधव नामक ग्रंथ में नायिका मतली को चित्रकला में निपुण बताया गया। अभिज्ञान शाकुंतलम में अनुसूया के इतिहास का ज्ञाता बताया गया है, तथा अमरकोश में स्त्री अध्यापिकाओं की चर्चा करते हुए इसे आचार्य उपाध्याया बताया गया है। इसी प्रकार वाकाटक रानी प्रभावती गुप्त को 20 वर्ष तक राज्य की संरक्षिका के रूप में दिखाया गया है। गुप्त काल के सिक्कों पर कुमार देवी के चित्र मिलते हैं, परंतु यह प्रवृत्ति उच्च वर्ग की महिलाओं के बीच ही देखी जा सकती है। विभिन्न स्मृति ग्रंथों में गुप्त काल में दास प्रथा के प्रचलन का प्रमाण मिलता है। युद्ध में बंदी बनाए गए तथा ऋण न चुका सकने वाले लोग प्राय दास बना लिए जाते थे। नारद ने 15 प्रकार के दासों का विवरण दिया है। मलच्छकटिकम से पता चलता है कि दास के शरीर पर उसके स्वामी का पूर्ण नियंत्रण होता था। इस प्रकार मौर्य काल की तुलना में अब दासों की स्थिति में गिरावट आई। शहरी क्षेत्रों में दास घरेलू कार्य में थे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में किसानों की स्थिति दासों के समान हो गई। ऐसे कृषि दास एक निश्चित अवधि तक सेवा करने तथा ऋण चुका देने पर स्वतंत्र हो सकते थे। इस तथ्य के बावजूद इस काल में दास प्रथा कमजोर होने के संकेत मिलने लगते हैं, क्योंकि नारद द्वारा दास मुक्ति अनुष्ठान करने का जिक्र मिलता है। ऐसा संभवतः इसलिए हुआ कि कृषि दास की संख्या में विस्तार के साथ दासों का आर्थिक महत्व कम हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं गुप्तकालीन समाज एक जटिल समाज था। इसमें एक आंतरिक तनाव विद्यमान था, जिसमें धर्म के माध्यम से शासित करने का प्रयास किया गया। गुप्तकालीन धर्म।